Assalamualaikum. In this video lecture, we will going to discuss about mass extinction, which is the second evolutionary trend. So, Sapkowski is a scientist जिसने कि मेरीन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल रिकॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे जिस टाइम पे जिसके फॉसिल रिकॉर्ड्स थे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दी उनको एंड हमारे पास एक डाटा आ गया. एंड वी नोटिस टू फीचर्स. वन इज दैट द एवरेज एक्सटिंक्शन रेट अपीयर्स टू डिक्रीज फ्रॉम द कैम्ब्रियन पीरियड टू द प्रेजेंट. के कैम्ब्रियन पीरियड से लेके प्रेजेंट पीरियड अब तक हमारे पास जो एक्सटिंक्शन का रेट था वो डिक्रीज हो रहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब ये रीज़न ऑब्वियस नहीं है दैट ऐसा एक्सटिंक्शन का रेट हमें कम दिखाई दे रहा है तो दैट एक्सटिंक्शन वाकई कम हो रही होगी. इसकी रीज़न ये भी हो सकती है दैट जियोलॉजिकल कंडीशंस इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करता है. तो हमारे पास जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स पर हैं हो सकता है वो सेव ना हो अच्छे तरीके से हुए हों और हमारे पास जो एक्सटिंक्शन कुछ स्पीशीज़ की हुई भी हो तो हमारे पास उसके फॉसिल रिकॉर्ड्स प्रॉपर ना हो. तो इस तरीके से भी ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि एक्सटिंक्शन हुई हो कुछ चीज़ों की लेकिन हमें ना दिखाई दी हो तो हमारे पास ये आ रहा हो कि दैट कैम्ब्रियन टू द प्रेजेंट पीरियड जो एक्सटिंक्शन जो है पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है. And the other remarkable feature that we notice from the data is there are 5 massive extinction peaks. यानी पूरे ग्राफ में हम लोगों को दिस इज द साइंटिस्ट ग्राफ. ओके, ये उसने हमें डाटा प्रोवाइड किया. इसमें आप देखोगे कि हम लोगों को वी सी 5 मैसिव एक्सटिंक्शन पीक्स. इन पीक्स पर एक्सटिंक्शन का रेट बहुत ज़्यादा था. सो दीज आर कॉल्ड बिग 5. ओके, जहाँ पे एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा थी एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन हुई तो इसको बोलते हैं मैस एक्सटिंक्शन. ओके, सो the evidence for the Cambrian is sufficiently poor that we cannot say for sure whether extinction rates were exceptionally high at that time. अब इसी बात की वजह से वो कह रहे हैं कि जो आइडिया हम लोगों को मिला था कि कैम्ब्रियन से अभी तक एक्सटिंक्शन डिक्रीज ही हो रही है इस वजह से कि एकदम सर्टेनली कुछ टाइम पीरियड्स में आकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा पीक भी नज़र आई एक्सटिंक्शन की एट सर्टेन टाइम. ठीक है, सो आर्बिट्री इसमें जो है वो थेरीज हैं. हमारे पास कोई कंफर्म थेरी नहीं है. कुछ साइंटिस्ट कहते हैं दैट देर आर बिग 5 मैसिव एक्सटिंक्शंस, कुछ कहते हैं कि नहीं 3 हैं 4 हैं 2 हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग कहते हैं. बट द 5 वन आर late Ordovician, late Devonian. See, this is the Ordovician. At the end of the Ordovician, you see a massive extinction, sudden massive extinction. You can see the rate, and then the late Devonian extinction. You see again the extinction peak is very high at the late Devonian, and the third one is the Permian. At the end of the Permian time, late Triassic peak, and last one, this one is the Cretaceous peak. Okay, so you need to remember the name of these 5 peaks: late Ordovician, late Devonian, end of the Permian, late Triassic, and end of the Cretaceous. Okay, cool. So these are the 5 big peaks. इनमें से जो 3 है ना वो लेस सर्टेन है. दिस वन ऑर्डोविसियन, डिवोनियन एंड ट्राइएसिक. कुछ साइंटिस्ट इनको नहीं एक्सेप्ट करते. वो कहते हैं कि दीज आर लेस सर्टेन बिकॉज यू सी के पीक्स एक इतनी ज़्यादा बिग नहीं है एज कम्पेयर टू एंड ऑफ द परमियम. यू सी द वेरी बिग पीक. बट ये देखो पहले यहाँ पे इधर भी पीक है एंड देन यू विल सी किस तरीके से यहाँ भी आप लोगों को पीक्स नज़र आ रही हैं. एकदम से सडन इंक्रीज नहीं हो रहा है. पहले ये देखें छोटी पीक उससे पीक ये यानी कि एक सडन एब्रप्ट चेंज नहीं आ रहा है. लेकिन अगर आप परमियन पीक को देखें तो इट इज़ अ वेरी अब्रप्ट पीक. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यू सी द अब्रप्ट extinction, a very sudden extinction. Okay, and a very massive extinction. So again there are possibilities. Some say that there are 5 big peaks, some says 3 2, but we categorize the fauna, the animals that are found in these peaks. So we will take classifies the fauna on the as Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. ठीक है, Paleozoic जो एनिमल्स हमने एनिमल्स की कैटेगरी बना दी जो परमियन पीरियड में आप लोगों को एनिमल्स नज़र आएंगे. ठीक है, एंड ऑफ द परमियन टाइम पे वो पेलियोजोइक टाइप ऑफ एनिमल्स होंगे इन्हीं. और फिर नेक्स्ट एक्सटिंक्शन हुई और उसके बाद जो एनिमल्स आपको नज़र आएंगे वो मीजोजोइक टाइप के होंगे और हमने उनको मीजोजोइक कैटेगरी में एनलिस्ट कर दिया. एंड देन मीजोजोइक जब एक्सटिंक्शन हुई यानी जो लेट ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन हुई उसके बाद जो हमारे पास एनिमल्स नज़र आए यहाँ पर करके वो हमारे पास सीनोजोइक थे, सीनोजोइक टाइप थे. ठीक है, अब जो दीज fauna categories, the 3 fauna categories we maintain and we created, हमने इनकी sudden transition बतानी है. There are 2 faunal transitions. सबसे पहले
पेलियोजोइक की मीजोजोइक में ट्रांजिशन हुई, सॉरी एरो का साइन ऑपोजिट मैंने लगा दिया, पेलियोजोइक की ट्रांजिशन हुई मीजोजोइक में फ्रॉम एंड ऑफ द पर्मियन पीरियड इनटू द ट्रायसिक रीजन। सो पर्मियन ट्रायसिक रीजन में टाइम पीरियड में हमारे पास पेलियोजोइक की ट्रांजिशन हुई मीजोजोइक में, एंड देन मीजोजोइक की ट्रांजिशन हुई सीनोजोइक में। सो this is the second faunal transition. You can see, so we divide the two faunal transition into three eras. One era is the Permio-Triassic era, and the last one is the Cretaceous Tertiary era. Okay, cool. I hope everything is clear to you now. But the other point is, scientists say there are background extinctions also. What are the background extinctions? Background extinctions are the extinctions that are going on all the time, even when the extinction rate is not exceptionally high. You see, these small extinctions you see, these are the background extinctions. These are not much high extinction peaks, but they are still there. So these are the background extinctions. Okay, even when the extinction rate is not too much high, not very high, you still see some amount of extinction taking place. So these are called background extinctions. And the other thing is, the best studied mass extinction occurred at the Cretaceous Tertiary boundary. Why? Because in this time period, Cretaceous Tertiary boundary, which we see the last peak, the fifth one, you see that extinction takes place on all over the globe, on the whole world. You see, and it affects both all types of plants and animal groups. Okay, तमाम किस्म के जो एनिमल्स और प्लांट्स थे वो इस एक्सटिंक्शन की वजह से अफेक्टेड हुए थे, एंड हमने इसमें मेजर स्पीशीज की एक्सटिंक्शन देखी थी, जैसे कि डायनासोर की और एमोनाइट्स की कंप्लीट एक्सटिंक्शन हो गई थी। और इस टाइम पीरियड में भी क्रोकोडाइल्स जो हैं वो उनको इतना कोई खास अफेक्ट नहीं हुआ था। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि कॉजेज क्या थे एक्सटिंक्शन के, इतनी ज़्यादा मैसिव अमाउंट में एक्सटिंक्शन कैसे हो गई, क्या रीजन थी, व्हाट आर द कॉजेज? सो देयर आर टू कॉजेज, वॉल्केनिक इरप्शन एंड एस्टेरॉइड्स। व्हाट आर द वॉल्केनिक इरप्शंस? Elbrus suggested that the impact would have thrown up a global dust cloud, which would have blocked out sunlight for several years until it settled again. यानी कि वॉल्केनिक eruption हुई, डस्ट क्लाउड बना, उसने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया फॉर मैनी ईयर्स। जब सनलाइट जमीन पर नहीं आएगी तो देर वुड बी नो लाइफ। ओके, सो एक्सटिंक्शन तो होगी। सो वो कह रहे हैं कि द लॉस ऑफ सनलाइट अलोन वुड हैव बीन इनफ टू कॉज एक्सटिंक्शन। अकेली सनलाइट भी, उसका ना होना भी एक्सटिंक्शन के लिए इनफ था। बट उसके साथ साथ क्या हुआ, जब सनलाइट की नहीं अवेलेबिलिटी थी, जब सनलाइट को रोक दिया गया बिकॉज ऑफ द डस्ट क्लाउड्स, तो उसके नतीजे में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हुई, एसिड रेन हुई, ग्लोबल फायर हो गई, बहुत सारे अदर कॉजेज भी, फैक्टर्स भी जनरेट हो गए, जिसकी वजह से जिन्होंने दैट एड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। कूल। Many geologists have come to accept the mass extinction was caused by an asteroids. Other cause of the mass extinction could be asteroids. So they think that asteroid strikes to the earth which causes the massive extinction. Certainly जब asteroid strike करेंगे तो animals जो भी life होगी earth पे वो खत्म हो जाएगी, it is a bomb blast. Okay, so this is the topic. I hope everything is clear to you now. If you have any questions, do let me know in the comment section. Thank you.